हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं पाठ क्रमांक 5 अनोखे राष्ट्रपति भाग क्रमांक 2। अनोखे राष्ट्रपति इसका भाग नंबर 1 आपने वीडियो देखा होगा। आज हमारा बचा हुआ पाठ भाग 2 में हम देखेंगे। अनोखे राष्ट्रपति इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। आइए देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू और उनके परिवार के बारे में महादेवी वर्मा क्या कहती है। पेज नंबर 17 पैराग्राफ नंबर 3। उनकी वेशभूषा भी अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो आता है। उनकी वेशभूषा को देखकर, वेशभूषा कहते हैं पहनावे को, उनके पहनावे को देखकर उनकी जो अस्त व्यस्तता है, वो जो बिजी है, और उसकी बिजी होने के दौरान उनका जो पहरावा है, इस पहरावे को देखकर उनके निजी सचिव और उनके सहचर भाई, सहचर मतलब उनके साथ में रहने वाला, उनका सोबती भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो जाता है। इनको देखकर उनके भाई का अनायास स्मरण हो जाता है। जब मौजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती है, जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते हैं, जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता है, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहेज लेते हैं। उनका जो भाई है, जो हमेशा उनके साथ में रहता है, वो क्या करता है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके मौजों में से जब पैरों की उंगलियां बाहर निकलने लगती है और जूते जो तलवों में से अलग हो जाते हैं, अलग निकलने के लिए गवाह बन जाते हैं, और उनके जो धोती है, उनका कुर्ता है, उनके मतलब जो कपड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में जब हो जाते हैं, तब उनका भाई वो अपने लिए रख लेता है। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया है। और उन्होंने क्या किया, वर्षों तक ऐसे ही किया है। उनके सारे कपड़े, जूते, मोजे, ये सब वो अपने लिए संभाल लेते थे और उसी को पहनते थे, और उसी को पहनने में वो हमेशा गर्व महसूस करते थे, फक्र महसूस करते थे। मैंने ऐसे गुरु शिष्य, महादेवी वर्मा कहती है कि मैंने ऐसे गुरु शिष्य और या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। ऐसे मैंने स्वामी और उनका सेवक अभी तक ऐसा नहीं देखा। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला। लेखिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ कब आई, कब उनको मौका मिला उनसे मिलने का, तब भारत को आज़ाद होने से पहले सन 1937 में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए, तब वो महिला विद्यापीठ का शिलान्यास करने के लिए वो प्रयाग में आए थे। तब देखा, उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में, उनसे पता चला कि उनका परिवार जो है वो संयुक्त है, पूरा परिवार जॉइंट परिवार है, जॉइंट फैमिली है, सभी लोग एक साथ रहते हैं। परिवार में 15-16 पोत्रियां हैं। कितनी पोत्रियां हैं? 15-16 पोतियां हैं, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है, वो पढ़ नहीं पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं, तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। लेखिका ने सोचा कि मैं अपने छात्रावास में, छात्रावास कहते हैं हॉस्टल को, हॉस्टल में रख कर उनको अगर मैं विद्यापीठ की परीक्षाएं दिला सकूं, तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो जाएगी। पहले बड़ी फिर छोटी,
फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। तो पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे और छोटी, ऐसा क्रम चलते आ गया और महादेवी वर्मा के पास वो पढ़ने के लिए आ गई। उन्हें देखने प्राय उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। उनको देखने के लिए कभी कभी दादा और कभी कभी दादी भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। तभी क्या हुआ? तभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी सहधर्मिणी मतलब कौन? सहधर्मिणी मतलब कौन? बोलो कौन? हाँ, पत्नी। उनकी पत्नी के संपर्क में आए। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी थी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। कैसी थी? साध्वी थी, पूजा अर्चना करने वाली थी, देव की भक्ति करने वाली थी, सरल थी, क्षमामयी थी, सबको माफ करने वाली थी और सबके प्रति ममतालु थी और बहुत सारे रिश्ते निभाने वाली थी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। ससुराल में जब वो गई तो कैसी थी? बालिका वधू। टीवी के ऊपर एक सीरियल आती थी, पता नहीं अब आती कि नहीं, बालिका वधू नाम की एक सीरियल आती थी, उसमें बाल विवाह बताया गया था। तो उसी तरीका बालिका वधू मतलब बचपन में ही इनकी शादी हो गई थी और ये इनको बचपन से ही ससुराल में जाना पड़ा। सम्राट जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार, पहले के जो लोग थे जमींदार हुआ करते थे तो उनके यहाँ परंपराएं चलती थी, रीति रिवाज चलते थे। उनके रिवाज के हिसाब से उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। घंटों तक मुंडी को ऐसे नीचे करके एकासन में बैठना पड़ता था। परिणाम था उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। उसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी झुक गई थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। राजेंद्र बाबू का बालिकाओं को स्पष्ट निर्देश था, हुक्म था कि जैसे दूसरे बालिकाएं रहती है वैसे ही आप बिल्कुल सामान्य रहिए, जनरल रहिए, सरल और सादगी के साथ रहिए, संयम रखिए। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। वो खादी के कपड़े पहनती थी और खुद ही धो लिया करती थी। उनके साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था। साबुन और तेल कितना खर्च करना चाहिए था ये भी सीमित था, ये भी तय था, लिमिटेड था। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये भी चीज़ें उनको करनी पड़ती थी। कमरे की सफाई करनी पड़ती थी, झाड़ पोछ करनी पड़ती थी और अपने गुरुजनों की, अपने गुरुओं की सेवा करनी पड़ती थी। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। उस वक्त में जो स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी की जो लड़ाई चलती थी उसमें जो लोग हिस्सा लेते थे और अंग्रेज लोग उनको पकड़कर जेलों में भर दिया करते थे, तो उनका गंतव्य कहते रहने की जगह क्या थी? जेल ही थी। अतः प्राय किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। तो किसी की बहन आती थी, तो किसी की बेटी आती थी, तो किसी की माँ आती थी, क्योंकि वो जेल में चले जाते थे तो फिर कहाँ रहेंगे, तो वो छात्रावास में आ जाते थे। और छात्रावास का मतलब तो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, बताओ जरा क्या होता है? हाँ, छात्रावास का अर्थ होता है हॉस्टल। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। उसमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ ऊपर की पढ़ाई करने के लिए दूसरी जगह चली गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। बस राजेंद्र बाबू ही ऐसे थे जो अपवाद थे, जो पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं नहीं गए। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पोतियों के संबंध में चिंता हुई। जब राजेंद्र बाबू हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बन गए तो महादेवी वर्मा को उनकी पोतियों के बारे में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला। तब डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने स्पष्ट कहा, साफ साफ लफ्जों में कहा, क्या कहा? महादेवी बहन,
दिल्ली मेरी नहीं है। महादेवी बहन, दिल्ली जो है वो मेरी नहीं है। राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। दिल्ली मेरी नहीं, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब न हो जाए, उनके अंदर अहंकार ना आ जाए, उनके अंदर गर्व ना आ जाए, फक्र ना आ जाए। इसलिए तुम क्या करो, तुम सिर्फ इसकी चिंता करो, वे जैसी रहती आई है उसी प्रकार रहेगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। पहले जिस तरीके से वो रहती आई है उसी तरीके से रहती आएगी। कर्तव्य जो हमारा फर्ज होता है, ये हमारा विलास नहीं होता, ये हमारा शौक नहीं होता, ये हमारी कर्मनिष्ठा होती है, काम करने की जगह होती है। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। उनकी बीवी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राष्ट्रपति की बीवी है तो कोई परिवर्तन नहीं। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया, तब वे दिल्ली गई। तब उनके कमरे से रसोई घर बन गया, तब वो दिल्ली चली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। राष्ट्रपति की बीवी होने के बावजूद भी वो खुद खाना बनाती थी और अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को खिलाती थी, उसके बाद खुद खाया करती थी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। इतने विशाल राष्ट्रपति भवन कितना बड़ा है, इतने विशाल राष्ट्रपति भवन में भी उनके आतिथ्य की कहते हैं मेहमानी की, उनकी मेहमानी की अगर मैं बात न करूं तो मेरी बात महादेवी वर्मा कहती है कि अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। महादेवी वर्मा को अब निमंत्रण मिला लड़कियों की दादी की तरफ से, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सहधर्मिणी की तरफ से, कि आप कहाँ आओ, आप राष्ट्रपति भवन में आओ। अब राष्ट्रपति भवन में आओ तो क्या लाओ, कुछ लेकर आओ। गिफ्ट में क्या लाओ, सूप लाओ। सूप मतलब सुपड़ा, गेहूँ पछोड़ते ना वैसे ऐसे, उसको कहते हैं सुपड़ा। सिरकी से बना सुपड़ा लेकर आने का आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, और बार बार आग्रह किया, बार बार जिद की कि तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ तो उठाओ। क्या लाने की, सुपड़ा लाने की, क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता, पर उनको लाके देने वाला कोई मिलता ही नहीं। प्रथम श्रेणी के डब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ। अब फर्स्ट क्लास के डब्बे में, रेल के फर्स्ट क्लास के डब्बे में 12 सुपड़े लेकर जा रहे हैं, 12 सुपड़े टंगे हुए हैं। कैसा दृश्य होगा, लेखिका कहती है कि उससे अजीब दृश्य, उससे विचित्र दृश्य कब हुआ, जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। रेलवे स्टेशन पर महादेवी वर्मा को लेने के लिए राष्ट्रपति भवन से बड़ी कार आई, तब उसके ऊपर ये 12 सुपड़े रखे गए। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। राष्ट्रपति भवन के हर दरवाजे पर सिपाही लेखिका को सलाम ठोक रहे थे और देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। लेखिका के पास क्या थे, 12 सुपड़े थे। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था न पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। लेखिका कहती है ऐसा गिफ्ट लेकर राष्ट्रपति भवन में न कोई आज तक पहुंचा है और न ही आज के बाद कभी पहुंचेगा। हर कोई मुझे आश्चर्य से देख रहा था, लेकिन उस राष्ट्रपति भवन की स्वामिनी मालकिन ने मुझे अपने गले से लगा लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। राजेंद्र बाबू और उनकी बीवी हफ्ते में 1 दिन खाना नहीं खाते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के
दिन ही पहुंची और इत्तेफाक से लेखिका उसी दिन चले गए जब उनका उपवास था। अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। तो उनको उत्सुकता थी कि मुझे कैसा भोजन पसंद है। अगर हम किसी के घर मेहमान गए तो उनको लगता है, मेज़बान को लगता है कि हमको क्या पसंद है, जो पसंद है वही हमको बनाकर वो खिलाने की कोशिश करते हैं। उपवास में भी आतिथेय का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की इच्छा की। उनकी जिद पर महादेवी वर्मा कहती है कि मैंने भी निरन्न बगैर अन्न के रहना ही उचित समझा। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। फलाहार, अब भोजन नहीं किए तो उसके बदले में फलों का आहार ले लिए, तो फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की मैंने कल्पना करना स्वाभाविक ही था। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यवसाध्य हो जाता है। उपवास के दिनों में क्या होता है कि हमारा भोजन जो है वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान्न आदि एकत्र कर लेते हैं। उस दिन भोजन नहीं करते तो उसके बदले में तरह तरह के भांति भांति के फल, मिष्ठान्न, मीठे पदार्थ हम एकत्र कर लेते हैं, उसे खाते हैं, इसलिए वो महंगा हो जाता। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। लेखिका कहती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति वो भी दिन भर का उपवास करके उबले हुए आलू पर अपना गुजारा करते हैं। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी, और मुझे भी वही खाते देखकर उनके होठों पर इत्मीनान, संतोष का अर्थ होता है इत्मीनान और बालकों जैसी, छोटे बच्चों जैसी हंसी छलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली, और इसी जीवन के उसूलों की तरह, इसी उसूलों की परख करने की वजह से उनको क्या मिला? एक उपाधि मिली, एक नाम मिला, और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। और उनका मन इतना सरल था कि वो अजात शत्रु थे। अजात शत्रु कहते हैं जिसका कोई दुश्मन न हो। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वो साँचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? लेखिका कहते हैं कि अनेक बार मेरे मन में प्रश्न उठता है, क्या वो साँचा ही अब टूट गया कि ऐसे लोग अब नहीं पैदा होते, या ऐसे चरित्र वाले लोग अब हमें नहीं दिखते। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अनोखे राष्ट्रपति का भाग 2 भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों तक भी इसे पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए